मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 14th क्लास है और परसेंटेज की 14th क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चन में कैसा सोच होना चाहिए, वो क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पॉइंट को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को किया जाएगा वो आपको क्वेश्चन वाइज ही अगर बढ़े आगे तो ज्यादा समझ में आएगा और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ उसमें घुमाया भी जा सकता है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे भी हम बात कर सकते हैं कि आपको मैं समझा दूंगा। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन पहले नहीं किए हैं तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और आपके क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनमें आप मेरे से पहले आंसर निकाल पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, भरोसा भी है आप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। मैं पढ़ता जरूर हूं क्योंकि उतने समय में आपको टाइम मिल सके क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सोचने का और करने का। तो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम 2 years later, his income increased by 30%, but his saving remains the same. Find the hike in his expenditure. क्वेश्चन यह है कि एक आदमी अपनी आय का 60% बचाता है और बोला गया कि 2 वर्ष के बाद, अगर 2 वर्ष के बाद उसकी आय 30% बढ़ जाए लेकिन उसका जो बचत है वो उतना ही रहे जितना कि पहले, तो बताइए एक्सपेंडिचर कितने परसेंट हाइक होगा, मतलब एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, एक तो इनकम है, बोला गया कि वो अपनी इनकम का खर्च करता है या सेव करता है 60%। तो फिलहाल क्वेश्चन में बताया गया है कि वो बचाता है अपनी इनकम का 60%। तो इनकम हो गई, फिर उसमें से वो बचाया। तो अगर इनकम में से बचाया तो उसके बाद बाकी क्या किया होगा, जब उसने 60% बचाया है तो 40% क्या हुआ होगा। अगर 60% बचाया है तो हम कह सकते हैं 40% उसने खर्च कर दिया होगा। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा सेविंग। इन 3 पॉइंट को ध्यान रखें तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। मैंने अभी नहीं, आपके पीछे की जो वीडियो अपलोड की है उन सब वीडियो में मैंने आपको एक ही पॉइंट समझाया है, एक ही बात समझाई है कि जब परसेंटेज आपका इंटीजर में दिख रहा हो, जब परसेंटेज आपका इंटीजर में दिख रहा हो और कोई अलग से एग्जैक्ट वैल्यू ना दी जाए तो आप सीधा वहां पर रेशियो का पार्ट यूज करने की जगह परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग क्यों बेहतर होगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है 100 के अकॉर्डिंग ही सोचने पर, न कि फ्रैक्शन में जाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोला गया कि वो अपनी इनकम का 60% बचाता है, मतलब एक तो कंडीशन होगी कि उसकी इनकम हो गई, कुछ तो इनकम होगी, वो अपनी इनकम का बचाता है यानी उसमें से सेव करता है, सेविंग। और सेव करने के बाद बोला गया कि 60% अपनी इनकम का बचाता है। तो आप लिख सकते हैं, परसेंटेज की बात की जा रही है और कैलकुलेट किस पर होगा, आपका सेविंग जो 60% है वो इनकम का। तो इनकम का 60% निकालना है, मतलब इनकम को हम क्या लेकर के चलेंगे, 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी इनकम होगी उसको हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब यहां पर हमने ये किया कि इनकम को 100 यूनिट ले लिया और जैसे ही इनकम को 100 यूनिट लेंगे तो सेविंग उसका, इसका 60% है तो 100 का 60% आ जाएगा 60। अगर 100 में से उसने 60 बचाया है, 100 रुपए उसकी इनकम थी, 60 रुपए उसने बचाया, तो खर्च कितना किया है, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा। तो जो इनकम है उस इनकम में से सेविंग को हटा देते हैं 60, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 40 रुपए वो खर्च करता था। मतलब अगर 100 में 60 वो रुपए, अगर 100 रुपए अगर हम मानते हैं कि उसकी इनकम थी तो सेविंग 60%, मतलब 60 रुपए बचाता था। तो 100 में से 60 बचाता था तो खर्च कितना करता था, तो वो आपका आ जाएगा, माइनस कर दिया सेविंग को, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसका खर्चा था। अब बोला गया है कि उसकी इनकम इंक्रीज जो हो गई वो 30%। अच्छा, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हुई 30% तो आप कह सकते हैं कि 100 उसकी इनकम पहले थी, वो 30% इंक्रीज हुई। अगर इनकम 30% इंक्रीज होती है तो आप कहेंगे कि 100 का 30% कितना आएगा, 30। अच्छा, 100 का 30% 30 आएगा।
इसको थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकता है, कम कर सकते हैं आप, कम कर सकते हैं मैं, और वो पॉइंट सोचने पर वो आपकी सोच क्वेश्चन की कैलकुलेशन को थोड़ी सी कम कर सकती है। वो पॉइंट क्या है वो आपको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि इनकम जो भी होगी, इनकम क्या होता है कि इनकम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकम होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो खर्च किया और जो बचाया दोनों मिलाकर के किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा इनकम के बराबर। तो अगर ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखें तो किस तरीके से होगा वो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर उसकी इनकम 30% बढ़ी, मतलब 100 का 30%, 30 इंक्रीज हुआ इनकम 30 इंक्रीज हुआ, बोला गया बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, लेकिन उसका जो बचत था वो उतना ही रहा, तो ये कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो आप कह सकते हैं 0। तो उसका सेविंग कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, क्वेश्चन में बोला गया कि उसका सेविंग उतना ही रहा, मतलब उसका जो बचत था वो न तो बढ़ा न घटा। तो आप बताइए कि अगर उसका बचत उतना ही है, इनकम 30 रुपए बढ़ा, अगर 100 के अकॉर्डिंग चले तो 30 यूनिट यानी 30 रुपए बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि जो इनकम बढ़ा है, सेविंग अगर उतना ही है जितना पहले, तो जो इनकम बढ़ा है उतना सारा का सारा उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उसमें से कुछ भी नहीं बचा रहा है, जो इनकम बढ़ा पूरा खर्च कर दिया, यानी कि सेविंग उतना ही रह गई। तो आप कह सकते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 30। तो अब आपका क्वेश्चन है कि बताइए उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ा, तो आपका आंसर होगा कि उसका खर्चा बढ़ा कितना, 30 बढ़ा। अगर खर्चा 30 बढ़ा तो किससे बढ़ा, 40 से। कितने परसेंट है, इंटू 100 किया, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 75%। अच्छा, अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक एक पॉइंट लिख करके दिखा रहा हूं। वो पॉइंट ये है कि अगर उसका इनकम 30% बढ़ा तो 100 से 30 बढ़ गया, 130 हो गया। उसका सेविंग उतना ही रहा, मतलब 60 पहले था तो अब भी कितना रहा, 60 रहा। तो अब आप बताइए कि उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। अगर 130, अब उसकी इनकम बढ़ने के बाद 130 हो चुकी है, और उस 130 में से अगर वो 60 रुपए बचाता है तो खर्च कितना कर दिया है, 130 से 60 माइनस करो, खर्च कितना किया है, 70। अगर 70 खर्च किया है, 40 में से अगर देखो 40 पहले खर्चा था उसका और अब उसका खर्चा 70 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप देख सकते हैं यहां से 30 इंक्रीज हुआ है। और 30 जो इंक्रीज हुआ वो किससे इंक्रीज हुआ, जो पहले उसका खर्चा था, मतलब कितना, 40 से। तो 30 इंक्रीज हुआ, किस पर इंक्रीज हुआ, 40 पर। कितने परसेंट है, इंटू 175। और जो कि मैंने आपको बस इतना समझाया कि ऐसे क्वेश्चन में ये सब लिखने की जगह डायरेक्टली सोचें कि इनकम जो इंक्रीज होगा वो सेविंग और एक्सपेंडिचर मिलाकर के इनकम होता है। इनकम यहां कितना इंक्रीज हुआ है, 30। अगर इनकम 30 इंक्रीज हुआ और सेविंग उतना ही रहा, मतलब सेविंग का परसेंटेज जो चेंज हुआ अगर कैलकुलेट करें तो सेविंग अगर उतना ही रहा, परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, सेविंग उतना ही रहा, मतलब उसका जो बचत था ना वो बढ़ा न घटा, मतलब वो 0% चेंज हुआ, 0 की वैल्यू चेंज हुई, मतलब 0 रुपए बढ़ा दो या 0 रुपए घटा दो वो उतना ही रहेगा। तो इनकम 30 बढ़ा था और सेविंग केवल 0 चेंज हुआ, इसका मतलब 30 का 30 क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। यानी पहले जो उसका खर्चा था उससे 30 रुपए अधिक खर्च करेगा अगर मैं 100 रुपए इनकम मानता हूं तो, और अगर इनकम 100 मानता हूं तो 40 उसका खर्चा, 30 बढ़ गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ा, 30 बढ़ा 40 पे, परसेंटेज कैलकुलेट किया 75%। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो पहले पॉइंट बताया था कि ये सब लिखने की जगह डायरेक्टली इस पॉइंट को किस तरीके से सोचना है, वो क्वेश्चन वाइज एक एक करके चलते चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना पॉइंट की क्या बोला जा रहा है, वो लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जैसे क्वेश्चन सेकेंड है, ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम is increased by 30% and his expenditure is also increased by 20%, then find the hike in his saving। क्वेश्चन बोला गया है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, जबकि उसका खर्चा केवल 20% बढ़ता है। तो ज्ञात करो उसका बचत कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ, उसका बचत कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ। अब आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि वो अपनी इनकम का खर्च करता है कितना। पहले तो क्वेश्चन में बोला गया था फर्स्ट में कि वो अपनी इनकम का बचाता है 60%, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो अपनी इनकम का खर्च करता है एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस से पता चला इनकम एक्सपेंडिचर, वो अपनी इनकम का खर्च करता कितना है, 60%, मतलब इनकम को अगर हम 100 लेते हैं तो खर्च कितना कर दिया, 60। अगर 100 में से 60 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर 100 में से 60 खर्च किया तो बचाया कितना होगा,
40। यानी अगर उसका इनकम 100 यूनिट था तो उसमें से वो 60 यूनिट खर्च किया और बचा कितना 40 यूनिट। या फिर रुपए के अकॉर्डिंग देखें तो हम अगर मानते हैं कि उसका इनकम 100 था तो खर्चा 60 होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बचेगा कितना 100 माइनस 60 इजिकल टू 40। अब बोला गया कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 30%, उसकी इनकम 30% इंक्रीज हुई है, 30% इंक्रीज करने का मतलब है 100 का 30% निकालेंगे तो प्लस 30, मतलब 30 डायरेक्टली आप इंक्रीज कर लेंगे, वो 130 आएगा। वो मैं बाद में लिख के दिखा दूंगा। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि कोई अगर आपकी एक छोटी सी सोच से अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, मतलब कम कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो बेहतर है। उतना तो सोचना चाहिए आपको, और इस क्वेश्चन में सोचा जा सकता है। और आपको पता कैसे ही चलेगा कि किस तरीके से सोचना है कि जो इनकम इंक्रीज होगी वो आपको पता है कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 30 रुपए बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलाकर के 30 रुपए आपका बढ़ना चाहिए। और किस तरीके से होगा वो आप देख सकते हैं कि उसका इनकम 30% बढ़ा, मतलब 30 बढ़ा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दी गई है वैल्यू और हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद बोला गया कि जबकि उसका खर्चा बढ़ा है कितना 20%। तो ये ध्यान रखना है कि अगर उसका खर्चा 20% बढ़ा तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 60 में 20 जोड़ देंगे और आपका 80 हो जाएगा। आपका ये परसेंटेज नहीं, आपने 100 यूनिट माना है, ये 60 यूनिट है। और अगर एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा तो 60 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे, और 20% कैलकुलेट करेंगे 1/5 या 10% हो जाएगा 6, और 20% उसका डबल 12 इंक्रीज हुआ। तो अब आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि इनकम इंक्रीज कितना हुआ था 30, इनकम इंक्रीज हुआ था 30, इनकम इंक्रीज हुआ था 30, और एक्सपेंडिचर केवल अभी 12 बढ़ा है। अगर 30 इनकम इंक्रीज हुआ, खर्चा केवल 12 बढ़ा, तो जो 18 था वो क्या बचा रहा है उस 30 में से, 30 में से जो एक्स्ट्रा इनकम उसकी हुई 30, उसमें से वो केवल 12 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, यानी उसमें से 18 रुपए वो बचा रहा है। मतलब उसका जो सेविंग था वो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कह सकते हैं 18 इंक्रीज हुआ, 18 इंक्रीज हुआ। अब बोला जाए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 18 इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है, यानी कि 40 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 40 क्वेश्चन में जो मानी हुई वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पहले 40 था, 18 बढ़ा, तो 40 से 18 बढ़ा तो कितना परसेंट है इंटू 100, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45%। अच्छा, अगर इसको लिख लिख के किया जाए, मैंने बस इतना ही कहा कि जो इनकम इंक्रीज हुआ वो आपका एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज होगा और जो सेविंग इंक्रीज होगा, इन दोनों की वैल्यू मिला करके इसके बराबर आनी चाहिए। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर आप इसको लिख के करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि 100 इनकम था, 30% बढ़ा तो 130 हो जाएगा, और यहां पर आपका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा, यानी कितना बढ़ा 12, तो कितना हो जाएगा 72। अगर 130 अब का इनकम है बढ़ने के बाद का, और खर्चा बढ़ने के बाद 72 है, तो बताइए अब उसका सेविंग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 130 इनकम, उसमें से 72 उसने रुपए खर्च कर दिया। 130 में से 72 अगर उसका खर्चा हो गया तो बचा कितना 130 माइनस 72, जो कि आ रहा है 58। फिर चेक करेंगे कितना इंक्रीज हुआ, 18 इंक्रीज हुआ। किससे इंक्रीज हुआ, तो 40 से इंक्रीज हुआ परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देना तो ये पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ी सी सोच को अपने आगे बढ़ाइए और आप क्वेश्चन को समझिए, और पूरा लिखने की जगह छोटा सा पॉइंट भी अगर कम कैलकुलेट करना पड़े तो वो आपके लिए बेहतर ही होगा। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितनी कम कैलकुलेशन होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा क्वेश्चन को करना। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है वो कुछ ऐसे है, एक एक क्वेश्चन करके देखते चलते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे। वो शुरू वाले क्वेश्चन है, बाकी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्री मेंस दोनों को कवर करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम 2 years later, his income is increased by 5%, but his saving percentage remains the same. Find the hike in his expenditure. अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ही भाग गया। तो क्वेश्चन ये आपका, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 5% बढ़ जाती है, उसकी आय 5% बढ़ जाती है, जबकि उसके बचत का प्रतिशत उतना ही है जितना कि पहले। तो बताइए उसका खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो समझ में आ रहा है, पीछे के क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसमें बोला गया था बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, और इस क्वेश्चन में बोला गया है बट हिज सेविंग परसेंट रिमेन्स द सेम।
तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला है, वो मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कंडीशन है। हिज ऐसा कुछ है, बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम। एक तो पॉइंट है कि बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, और दूसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है यहां पर फिलहाल जो क्वेश्चन में बोला गया है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज बोला गया है, बट हिज सेविंग परसेंट रिमेन्स द सेम। सेविंग परसेंट रिमेन्स द सेम। जैसे पीछे के पहले क्वेश्चन में आपको जो दिया गया था वहां पर बोला गया था बट हिज सेविंग्स रिमेन्स द सेम, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपका ये कंडीशन बोली गई है कि हिज सेविंग परसेंट रिमेन्स द सेम। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ना कि ऊपर वाला सेंटेंस है। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले जो लिखा गया है, वैल्यू दिया गया है, कंडीशन दी गई है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग इक्वेशन के पार्ट पे चलें इस तरीके से, तो बोला गया है कि वो आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। मतलब अगर उसकी आय अगर 100 रुपए होगी तो उसमें से कितना खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे कि 100 में से वो खर्च कर रहा है 80। अगर 80 रुपए खर्च करा तो बचा कितना रहे, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 100 में से 80 खर्च हो गया, तो माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 20 आ गया। अब बोला गया कि उसकी इनकम 5% बढ़ गई। अगर उसकी इनकम 5% बढ़ गई तो आप बताइए 5% अगर इनकम बढ़ाना है यहां पर तो 5% बढ़ाइए, इसका 100 का 5% कितना होगा +5। 5 उसका इनकम बढ़ गया तो कितना हो गया 105। अब इसमें मैं डायरेक्टली उस तरीके से नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली ये लिख क्यों रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में तो मैं कह रहा था कि इसको फॉलो करो डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि आपको ये जो कंडीशन दी गई है बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, सेविंग परसेंटेज रिमेन्स द सेम। अगर आपका कंडीशन होता बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, अगर सेविंग सेम होता तो ये 20 है तो यहां पर क्या लिखते हैं आप 20 डायरेक्टली। अगर बोला जाता कि उसकी बचत उतना ही रही जितना कि पहले, अगर उसकी बचत उतना ही रही जितना कि पहले, तो आप कहते हैं कि बचत पहले 20 है, क्वेश्चन में 100 मानने के अकॉर्डिंग आपका इनकम अगर 100 मानते तो बचत 20 आ रही, तो अब भी 20 होती। कब? जब ये बोला जाता कि उसकी सेविंग सेम रही, बचत सेम रही। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि उसकी सेविंग सेम रही, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया बट हिज सेविंग परसेंट रिमेन्स द सेम। तो मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सेविंग सेम रहा या सेविंग परसेंटेज सेम रहा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि सेविंग परसेंटेज सेम रहा। अगर सेविंग परसेंटेज सेम रहा तो पहले का तो पता करना पड़ेगा ना कि सेविंग परसेंटेज पहले कितना था। अगर आप ये देखिए कि अगर 100 में से कितना खर्च करता है 80%। अच्छा, अगर वो 80% खर्च करता है तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर वो 80% खर्च करता है तो 20% क्या होता है उसकी इनकम का। अगर वो अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो आपके दिमाग में सीधा सा आएगा 100% में से अगर 80% खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा 20%। मतलब कह सकते हैं कि वो अपनी इनकम का 20% बचाता है। अगर वो अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो वो अपनी इनकम का 20% बचाता होगा, बचाता है। क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाता है, तो आप कहेंगे कि 20% बचाता है। और बोला गया है कि इनकम आपकी इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, और बोला जा रहा है कि बताइए अगर उसका सेविंग परसेंट उतना ही है तो बताइए उसका खर्चा कितना बढ़ा। तो आप कहेंगे कि सेविंग परसेंटेज सेम है, मतलब अगर 20% पहले बचाता था तो अब भी कितना बचाएगा 20% ही बचाएगा। लेकिन 20% किस वैल्यू का बचाएगा? अगर बचत प्रतिशत उतना ही है तो अब आपका जो परसेंटेज है 20% ही रहेगा, क्योंकि 20% उसका सेविंग पहले थे तो अब भी 20% ही सेविंग रहेगा। और वो जो 20% सेविंग होगा वो किसका होगा? तो जो नई इनकम आ चुकी है उस पर वो 20% बचा रहा है। तो आप बताइए कि 20% इसका कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 20% का मतलब 20% का मतलब इसका 1/5 कर देते हैं, और ये कितना आएगा इसका 1/5? तो आप कह सकते हैं 105 का 1/5 आता है 21, यानी 21 वो बचा रहा है। अगर वो 21 बचा रहा है, 105 उसकी इनकम, अब उसमें से कितना बचा रहा है 21 बचा रहा है। अगर उसमें से अगर वो 21 बचा रहा है, 105 इनकम में से 21 बचा रहा है, अगर 105 इनकम में से 21 बचा रहा है तो खर्च कितना कर दिया? तो आपके दिमाग में सीधा सा आएगा 105 में से 21 अगर वो बचा रहा है। या फिर आपके दिमाग में इस तरीके से आएगा कि बताइए 105 यहां 5 इनकम इंक्रीज हुआ, सेविंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 बढ़ा है, यानी खर्चा कितना बड़ा होगा? क्योंकि ये दोनों मिलाकर के इसके बराबर आएंगे, तो आपके दिमाग में आएगा 4। या फिर आप माइनस कर दो, 105 में से 21 माइनस करेंगे तो 84 आएगा, और यहां पर आप लिख लेंगे 84। तो अब आपको यहां से पॉइंट मिल गया कि पहले उसका एक्सपेंडिचर हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग 80 था, और दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अब उसका एक्सपेंडिचर 84 हो गया है।
कितना इंक्रीज हुआ, तो कहेंगे 4 इंक्रीज हुआ है। और किससे इंक्रीज हुआ है, तो वो 80 से इंक्रीज हुआ है। और कितने परसेंट है, तो इंटू 100, और यह आपका आ रहा है 4 से डिवाइड किया 20 और 100 को डिवाइड किया तो आ गया 5%। तो आपका आंसर आ गया 5%। अच्छा, अब आपका जो आंसर 5% आया, तो एक एक कंडीशन है, ये एक स्पेशल केस है। और अगर ऐसा स्पेशल केस आता है तो आपको क्वेश्चन को पूरा लिख के करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर देने की जरूरत है। और वो डायरेक्टली कंडीशन क्या है, वो आपको अभी मैं समझा दे रहा हूं यहां पर कि ऐसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन की कंडीशन लेके चलूं, आप जैसे बोला गया था कि उसकी इनकम इंक्रीज हुई, जैसे उसकी इनकम इंक्रीज हुई, बोला गया इनकम इंक्रीज हुई है कितना, 5%। अगर इनकम इंक्रीज हुई 5%, इनकम इंक्रीज हुई 5%। अब आप देखिए, समझिए कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या स्पेशल केस है। एक तो हो गया इनकम, दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर, और तीसरा हो जाएगा आपका सेविंग। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि इनकम इंक्रीज हुई 5%, इंडिकेशन है तीर का ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज, नीचे की तरफ मतलब डिक्रीज। बोला गया कि अगर उसका इनकम इंक्रीज हुआ 5% और सेविंग के बारे में बोला गया कि सेविंग रिमेन्स द सेम, सेविंग परसेंट रिमेन्स द सेम, ना कि सेविंग से। अगर सेविंग प्रतिशत उतना ही है जितना कि पहले, तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट चेंज होगा, कितना परसेंट, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि अगर इनकम 5% बढ़ा है और सेविंग परसेंटेज सेम है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा, जितना परसेंट आप इनकम को बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। अगर आप 5% इनकम को डिक्रीज करते तो आपका एक्सपेंडिचर भी 5% ही डिक्रीज होगा। कंडीशन सेविंग परसेंटेज सेम रहना चाहिए। जैसे मैं कहता कि इनकम इंक्रीज हो गया 12.5% और जबकि सेविंग परसेंटेज सेम है, अगर सेविंग परसेंटेज ना कि सेविंग परसेंटेज सेम है, तो आप कहेंगे कि सेविंग परसेंटेज सेम है तो एक्सपेंडिचर भी 12.5% क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं कहता कि अगर इनकम 10% इंक्रीज हुआ और सेविंग परसेंटेज सेम है, तो आप डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज होगा। और ये सेविंग की बात नहीं करेंगे, अगर सेविंग के स्थान पर यहां पर मैं कहता, अगर सेविंग के स्थान पर कहता कि एक्सपेंडिचर परसेंटेज सेम रहा, अगर एक्सपेंडिचर परसेंटेज सेम रहा, अगर ये लैंग्वेज यूज होता तो आपसे क्या पूछा जाता, इनकम 10% इंक्रीज हुआ और जबकि उसका एक्सपेंडिचर का परसेंटेज उतना ही रहा जितना कि पहले, जितना परसेंट पहले खर्च करता था अब भी उतना ही परसेंटेज सेम खर्च कर रहा है। अगर ये बोला जाता तो सेविंग कितना इंक्रीज होता, तो आप डायरेक्टली कहते कितना परसेंट, 10%। और मैं कहता कि उसका इनकम 6.5% इंक्रीज हुआ जबकि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज उतना ही है जितना कि पहले, तो आप कहते सेविंग भी कितना इंक्रीज होता, 6.5% इंक्रीज होता। तो ये स्पेशल केस है, आप ध्यान रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ स्पेशल केस वाला आता है तो वो आपको डायरेक्टली सोचना चाहिए। जैसे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अरविंद स्पेंड 75%, क्वेश्चन है अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, हिज सेविंग आर इंक्रीज्ड बाय। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है जबकि उसका खर्चा 10% बढ़ता है, तो ज्ञात करो कि उसका बचत कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन में, ये तो सीधा सीधा बड़ा आसान सा क्वेश्चन अगर ध्यान से समझे तो है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब अगर उसकी आय को 100 लेते हैं तो खर्च कितना कर दिया, उसमें से 75। और फिर बोला गया कि उसका इनकम 20% बढ़ जाता है। अच्छा, अगर इनकम 20% बढ़ा तो इनकम को 20% बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा मतलब 100 का 20% कितना बढ़ा, तो 20% बढ़ा देंगे तो 20 आएगा। 100 का जितना परसेंट निकालते हैं वही वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ जाती है। 20 इंक्रीज हुआ इनकम, और बोला गया जबकि उसका जो खर्चा था ना, उसका खर्चा 10% बढ़ा। अच्छा, अगर उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा तो एक्सपेंडिचर को 10% इंक्रीज करते हैं, 10% अगर इसका बढ़ाएं तो कितना इंक्रीज होगा, 7.5। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन से पहले, जो पिछला क्वेश्चन था उससे पहले क्वेश्चन बताया था कि इनकम अगर 20 बढ़ा है ना, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलाकर के कितना बढ़ना चाहिए, दोनों मिलाकर के 20 के बराबर बढ़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर अगर 7.5 बढ़ा है, टोटल इनकम 20 बढ़ा है, तो जो बाकी 12.5 है
जो बाकी 12.5 है, जो बाकी 12.5 है वो आपका सेविंग इंक्रीज हुआ है। अगर सेविंग इंक्रीज हुआ है 12.5, आप बताइए पहले सेविंग कितना था? 100 में से पहले 75 खर्च करता था तो बचाता कितना था? 25। 100 में से अगर पहले 75 खर्च करता था तो बचाता कितना था? 25। और अगर हमको यहां से पता चला कि उसका सेविंग 12.5 इंक्रीज हुआ है, तो वो 12.5 किस पर इंक्रीज हुआ है? 25 पर इंक्रीज हुआ है। कितने परसेंट? तो कैलकुलेट किया और ये आपका आ रहा है 1/2 यानी 50% उसका सेविंग इंक्रीज हो गया है। अगर आप इसको जोड़ करके भी करेंगे तो वही केस होगा, 100 से 20 बढ़ा 120 और 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 82.5 और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा 37.5 और फिर उसके बाद देखेंगे कितना बढ़ा, तो 12.5 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 25 पर बढ़ा। तो आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट आप लिखें, जब मजबूरी हो कि नहीं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख लो। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं हम इसको बिना लिखे भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं तो जरूरी नहीं है लिखना, और बस पॉइंट ध्यान रखना है, इनकम जितना बढ़ेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला करके उतना ही बढ़ेगा। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए कि किस तरीके से कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन दिखाई दें, दिखते हैं बस अलग, होते नहीं अलग, वो आपको किस तरीके से सोचना है। जैसे ए मैन स्पेंड rupees 8,360 out of his income rupees 10,450. If his income and expenditure are increased by 20% and 10% respectively, find the percentage change in his saving. अच्छा बोला गया कि एक आदमी अपनी आय 10,450 रुपए में से 10,450 रुपए में से 8,360 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्चा 10% बढ़ जाता है तो ज्ञात करो कि उसका सेविंग कितने परसेंट चेंज हुआ। अच्छा, इनकम 20% इंक्रीज हुआ है और जबकि एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ है। आप ऐसा मत करना कि 20% इंक्रीज हुआ और ये 10%, तो 10% प्लस 10%, ये गलत होगा क्योंकि ये 10% किसी और वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है, ये किसी और वैल्यू पर कैलकुलेट होगा और ये किसी और वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। तो ऐसा कोई लॉजिक मत अपनी तरफ से जबरदस्ती लगाने लगना कि मन में आया जो वहीं स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल कि 4 मंजिले से किसी बार ऐसे ही अनजाने में गिर गए और बच गए तो अगली बार 5वें मंजिले से कूद करके चेक कर रहे हैं कि क्या 5वें मंजिले से थोड़ा बहुत चोट लगती है। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि बच गए तो हमेशा बच जाएंगे। तो आपको जो पता हो, जिसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यही होगा क्योंकि आपने वैसा किया है और आपको कुछ नहीं हुआ है, आपका गलत नहीं हुआ क्वेश्चन का आंसर, वही आप अप्लाई करेंगे अपने मन से। एग्जाम हॉल में जाके बैठ करके एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, यहां पर भी बात की गई है और आपको क्या एग्जैक्ट वैल्यू बताना है कि उसका सेविंग कितना रुपया चेंज हुआ, नहीं, आपको बताना है कि उसका सेविंग कितने परसेंट चेंज हुआ। मतलब आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना है, तो अमाउंट का यूज करेंगे ही नहीं हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो से आप कैलकुलेट करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं हम लोग यहां पर। तो हमें जरूरी नहीं कि हम पूरा अमाउंट का यूज करते हुए कैलकुलेशन को बढ़ाएं अपनी। तो हमें क्या करना है कि जहां पर जो पॉइंट नेग्लेक्ट करने से भी हमारा आंसर आ जाए, उस पॉइंट को ध्यान रखना है कि वो पॉइंट हटा देंगे जो कि यूजफुल नहीं हो हमारे क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए, वो लेंथी बना दे क्वेश्चन को। तो ऐसे पॉइंट्स को हम एक साइड कर देंगे। जैसे इसमें अमाउंट का यूज अगर आप करने बैठेंगे और पूरा अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और आपको अमाउंट निकालना भी नहीं है। लास्ट में सिर्फ परसेंटेज की बात की गई है कि परसेंटेज कितना चेंज है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर करना। और कंपेयर में जरूरी नहीं कि पूरा अमाउंट लिखा जा, रेशियो का पार्ट यूज कर सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में आपको दिया गया कि वो अपनी इनकम में से बचाता कितना है? 8,360 रुपए बचाता है। 8,360 रुपए बचाता है, वो बचाता नहीं है, खर्च करता है। 8,360 रुपए वो खर्च करता है कुल कितने इनकम में? 10,450 इनकम में। इसका 20% बढ़ाएंगे, इसका 10% बढ़ाएंगे, पहले इसको माइनस करके ये लिखेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा और आपको कैलकुलेशन कम करना है और आंसर निकालना है कम समय में। तो आप एक बार चेक कर लो ना कि 8,360 रुपए बचाता है कुल कितने में से? 10,450 में से। तो हम यहां पर सिर्फ रेशियो फाइंड कर रहे हैं, इनके बीच में रेशियो फाइंड कर रहे हैं और रेशियो फाइंड करेंगे तो जीरो कैंसिल। अगर आप देखें तो 13 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से 7,
6 और ये 11 से 9 5 यानी 4/5। 19 से डिवाइड किया 4/5 यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 5 होगा तो ये 4 होगा। तो यहां से आपका पता चला कि जो इनकम को हम अगर 5 यूनिट लेते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा 4 यूनिट, तो सेविंग कितना होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट सेविंग हो जाएगा। आपको रेशियो का यूज करना है क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट आपसे पूछा नहीं गया, सिर्फ परसेंटेज की बात की गई, कितने परसेंट सेविंग चेंज हुआ। तो मतलब हमें कंपेयर बस करना है और कंपेयर में रेशियो का यूज करते हैं हम लोग। और यहां पर देखिए कि इनकम 5, एक्सपेंडिचर 4, सेविंग 1। अच्छा, इसका 20% निकालेंगे तो हमें पता है कि 1/5 मतलब 1 आएगा। इसके एक्सपेंडिचर का 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना आएगा 0.4 आएगा। पॉइंट में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं 50, 40 और 10। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं 500, 400 और तो 100। ये रेशियो सेम रहेगा, जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे इसको भी करेंगे, उससे इसको भी करेंगे। या तो सबको 10 गुना कर दो या उस सबको 100 गुना कर दो। और 100 गुना करेंगे तो क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, आउट ऑफ 100 की बात की जा रही है, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 500, 400 और 100 आप चाहो तो कर सकते थे 50, 40 और 10। 50 में से 40 खर्च किया तो बचाया कितना 10 बचाया उसने। अच्छा, अब आप देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमने कहा कि 100 का कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कैलकुलेशन अगर बढ़ना स्टार्ट हो तो वहां पर 10 न मल्टीप्लाई करने की जगह 100 ही मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर उसका इनकम 20% बढ़ा, आप देखिए कि 20% का मतलब है 1/5। 1/5 इसका कितना आएगा, आप कहेंगे 100 आएगा। कहेंगे क्या, आएगा ही आएगा, कैलकुलेट करके देखिए। अगर आप 500 मानते हैं तो अगर 100 उसका इनकम इंक्रीज हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इनकम 100 इंक्रीज हुआ है तो सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों मिलाकर के कितना इंक्रीज करना होगा 100 इंक्रीज करना होगा, 100 इंक्रीज होगा। तो अब आप देखिए ये एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ, तो 400 का 10% कितना आएगा 40। 400 का 10% कितना आएगा 40। तो आप बताइए इनकम 100 इंक्रीज हुआ और खर्चा केवल 40 बढ़ा, यानी कि 100 में से जो 100 एक्स्ट्रा आपकी इनकम है उसमें से एक्स्ट्रा आप 40 ही खर्च कर पाए, बाकी 60 आपने क्या कर दिया बचा लिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि इन दोनों को मिलाकर के जितना बढ़ेगा वो आपका इनकम जितना बढ़ेगा उसके बराबर आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इनकम उसका सेविंग कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 60 बढ़ा, और किससे बढ़ा है 100 पे। 100 पे जितना बढ़े वो डायरेक्टली परसेंटेज होगा आउट ऑफ 100। तो 100 60 से बढ़ा है, सॉरी 60 इंक्रीज हुआ है 100 से, कितने परसेंट है इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 60%। तो जरूरी नहीं कि अगर वैल्यू दी गई है तो पूरा वैल्यू का आप यूज करने बैठ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ए मैन स्पेंड ₹15,600 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹20,800 if his income and expenditure are increased by 12.5% and 10% respectively, find the percentage change in saving। एक आदमी अपनी कुल आय 20,800 रुपए में से 15,600 रुपए खर्च करता है। कुल आय 20,800 रुपए में से 15,600 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय 12.5% बढ़ जाए, अगर उसकी आय 12.5% बढ़ जाए और उसका खर्चा 10% बढ़ जाए और उसका खर्चा 10% बढ़ जाए, तो बताइए उसकी सेविंग कितने परसेंट चेंज हुई। तो आपसे यहां पर बता दिया गया कि उसकी इनकम 12.5% इंक्रीज हुई है और उसका एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ है। तो बताइए सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो अब आप देखिए यहां पर क्या करना है, सिंपल लॉजिक, सेम प्रोसेस कि 20,800 रुपए उसका इनकम था और उस 20,800 रुपए में से वो बचा खर्च कितना कर रहा था 15,600। इसमें पहले रेशियो निकाल लेते हैं और रेशियो निकालेंगे तो 20,800 में से 15,600 रुपए वो खर्च कर रहा है, डबल जीरो कैंसिल, और इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 से 1 और 6 यानी 3/4, यानी कि उसका इनकम 4 होगा तो उसमें से खर्च कितना करेगा 3। तो आप कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं कि उसका इनकम 4 रहा होगा तो खर्च 3 कर रहा होगा। 4 में से 3 खर्च किया तो बचाया कितना होगा 1, बचाया कितना होगा 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर परसेंटेज में इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो 4 3 और 1, इसका 12.5% निकालेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी
फ्रैक्शन में आएगा 12.5% 1/8, 1/8 का मतलब इसका अगर 1/8 निकालें तो 0.5 आएगा, तो पॉइंट से हमें बचना है। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर भी 10% निकालेंगे तो ये 10% इसका कितना आएगा 0.3। तो पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं 40, 30 और 10। मैं कहूंगा अगर ये 10 गुना किया तो ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना, ताकि रेशियो चेंज ना हो। तो अगर 40 होगा 30 होगा तो ये 10 होगा, नहीं तो हम कहते हैं कि ये 400 होगा तो ये 300 होगा और ये 100 होगा। तो जो आपको सुटेबल लगे, जो वैल्यू आपको यहां पर मल्टीप्लाई करने पर 10 या 100 जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए वो आपको देखना है। तो मैंने कहा कि 10 मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि 10 करेंगे तो 40 का 1/8 5 आता है, तो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने यहां पर सीधा 100 का कर दिया है ताकि अगर वैल्यू अलग अलग भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। अब आप बताइए कि अगर 12.5% उसका इनकम इंक्रीज हुआ, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 1/8 किसका 400 का, कितना आएगा 1/8 400 का, तो आप कह सकते हैं 50 इंक्रीज हुआ, उसका इनकम 50 इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम 100 मानते हैं जो रेशियो का यूज करके, तो अगर हम कहेंगे कि उसका इनकम 400 लेते हैं तो एक्सपेंडिचर 300 होगा, सेविंग 100 होगा, 12.5% 1/8 उसका इनकम इंक्रीज हुआ, मतलब 400 का अगर 1/8 निकालें 1/8 निकालें तो 50 इनकम इंक्रीज हुआ। तो इनकम 50 इंक्रीज हुआ तो आप कहेंगे कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलाकर के भी कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 50 इंक्रीज होना चाहिए, जिसमें से एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हुआ 10%, 10% कितना आएगा 300 का 10% आएगा 30। तो अगर टोटल इनकम 50 इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर केवल 30 इंक्रीज हुआ, मतलब बाकी जो 20 आपका था एक्स्ट्रा वाला वो उसने बचाया है पहले से ज्यादा, तो 20 आपका एक्स्ट्रा बचत हो रही है उसकी, कितने पर, पहले कितना थी 100, 20 बढ़ गई उसकी बचत, तो 100 से 20 बढ़ी, तो डायरेक्टली आप 20% लिख सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ 100 है। फिर भी लिखना चाहें तो 20 बढ़ा किससे 100 से, परसेंटेज इंटू 100 और आंसर आ गया 20%। तो क्वेश्चन को बस सोचना थोड़ा सा ठीक ढंग से है, क्वेश्चन पढ़िए और आपको जरूरत नहीं हो कि पूरा कैलकुलेट करें, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू दी गई अगर उसके बिना भी आपका आंसर निकल सकता है, विदाउट उस एग्जैक्ट वैल्यू का यूज किए हुए, तो आप उसको नेग्लेक्ट करें उस अमाउंट को, वो वैल्यू को जिसकी आवश्यकता नहीं है अगर हम आंसर निकालना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि रेशियो का पार्ट यूज करके भी आंसर निकाला जा सकता है। और यहां पर क्योंकि लास्ट में बोला गया है सेविंग परसेंटेज बताइए, किसी चीज का परसेंटेज का मतलब होता है कंपेयर करना, और एक कंपेयर की बात की जाएगी तो वहां पर जरूरी नहीं कि पूरा वैल्यू का यूज किया जाए जो दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इन द अरविंद फैमिली द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेज टू द सेविंग इज 5:3। The ratio of expenses to the saving is 5:3, but his expenses is increased by 60% and income increases by only 25%. Thus, there is a deficit of rupees 7,000 in the saving. The increased income of Arvind family. क्वेश्चन यह है कि अरविंद का जो परिवार है, उसके परिवार का जो खर्चा है और बचत है उसका अनुपात 5:3 है। अगर उसके परिवार का जो खर्चा था वो 60% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, जबकि उसका जो इनकम था वो केवल 25% बढ़ा, जिसकी वजह से उसका जो बचत था वो पहले से, जिसकी वजह से जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उसका बचत पहले से 7,000 रुपए, पहले से 7,000 रुपए कम हो गया। तो बताइए कि अरविंद की आय, अरविंद की फैमिली की आय, अरविंद के परिवार की जो बढ़ी हुई आय है वो क्या है, जो बढ़ी हुई आय है क्या है, मतलब बढ़ी हुई का मतलब यहां पर क्या है, तो वो ये है कि 25% जब उसकी आय बढ़ जाती है तब कितना हो जाती है, कितना रुपए हो जाती है, उसकी बात की गई है। अच्छा, सब कुछ परसेंटेज में है और लास्ट में अमाउंट भी बताना है, थोड़ा बहुत अमाउंट भी दिया गया, बीच में दिया गया, स्टार्टिंग का नहीं दिया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग पहुंच करके रेशियो की वैल्यू और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपका उसमें से सेम वाला पार्ट हो, तो उस रेशियो को उस अमाउंट के बराबर कर देंगे तो उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं वो आपको एक एक स्टेप लिख करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को किस ऐसे तरीके से, जो भी आपका तरीका है वो करने का, क्वेश्चन को उस तरीके से करते हैं। और क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आप करते आ रहे हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उस तरीके को ही फॉलो करेंगे, कुछ अलग करने की जरूरत हमें यहां पर नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसको रिलेट करना है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आंसर निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अरविंद की आय जो थी, अरविंद का जो
रेशियो था किस चीज का, अरविंद की परिवार का जो खर्चे और सेविंग का रेशियो था, जो खर्चा था और जो सेविंग था उसका रेशियो 5 और 3 था। अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर खर्चे को 5 मानते हैं तो सेविंग 3 होगा क्वेश्चन में दी गई रेशियो की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंडिचर 5, सेव किया 3 बचा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, यानी उसका इनकम टोटल कितना रहा होगा, तो आप कह सकते हैं उसका इनकम टोटल रहा होगा 8। अच्छा, अगर 8 रहा होगा इनकम, अब आपको देखिए परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो ये 10 का मल्टीपल हो या 100 का मल्टीपल हो, तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। और इसके लिए क्या करना है, 100 का सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 800 होगा तो ये 500 होगा, तो ये कितना होगा 300। अब आपकी कैलकुलेशन करते वक्त कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट में आने के चांसेज मिनिमम हो जाते हैं जब 100 का मल्टीपल लेते हैं। तो बोला गया कि उसका खर्चा बढ़ा कितना, तो उसका आपको पता है कि जो इनकम बढ़ेगी वो मिला करके एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होगी। मतलब जो एक्सपेंडिचर और सेविंग इंक्रीज होगा, ये दोनों मिलाकर के जितना बढ़ेगा उतना आपका इनकम बढ़ेगा। ये तो आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, हर क्वेश्चन में बताते आ रहा हूं। आपसे बोला गया कि उसका खर्चा कितना इंक्रीज हुआ, उसका खर्चा 60% इंक्रीज हुआ है। आप बताइए अगर उसका खर्चा 60% इंक्रीज हुआ तो आप कहेंगे कि 500 का 60% कितना आएगा, 60% अगर आप इसका निकालते हैं तो 300 आएगा। 60% यानी 3/5, 3/5 ऑफ 500 दैट विल बी आपका 300। उसका खर्चा 300 बढ़ा। अच्छा, उसका खर्चा 300 बढ़ा और इनकम कितना बढ़ा है, तो इनकम के बारे में बोला गया 25% बढ़ा। 25% मतलब 1/4, और 1/4 किसका, 800 का, तो कितना बढ़ा है उसका इनकम 200। तो मैं वही पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनकम जितना बढ़ेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर के उतना ही बढ़ना चाहिए। और आपको पता है कि उसका जो खर्चा बढ़ा है 300 बढ़ा है, जबकि इनकम 200 ही बढ़ा है। तो अब आप बताइए कि अगर ये दोनों मिलाकर के कितना आना चाहिए, 200, तो ये कितना हुआ होगा, 100 डिक्रीज हुआ होगा। आप कह सकते हैं 100 डिक्रीज हुआ होगा। और अगर ये 100 डिक्रीज हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना उसका सेविंग डिक्रीज हुआ है, 7,000 रुपए। यानी हम कह सकते हैं कि 100 रेशियो की वैल्यू 7,000 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं 70 रुपए। और एक रेशियो की वैल्यू यानी 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए है। तो बढ़ी हुई इनकम कितना है, 800 से 200 बढ़ी तो 1000 हो गई। तो बढ़ी हुई इनकम 1000 मतलब 1000 इंटू 70 इज इक्वल टू 70,000 उसकी बढ़ी हुई इनकम है। किसकी, अरविंद के फैमिली की, अरविंद के परिवार की बढ़ी हुई इनकम कितना है, वो 70,000 रुपए है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप सोचें तो ठीक है, अदरवाइज आप लिखना ही चाहते हैं तो आप कहेंगे 800 से 200 बढ़ी 1000 हो गई, ये 500 से 300 बढ़ा तो 800 हो गया। और अगर आप बताइए कि 1000 उसकी इनकम है, 800 रुपए 800 रुपए उसमें से खर्च हो गया, तो बचाया कितना, 200। तो बताइए पहले 300 बचा रहा था, अब 200 बचा रहा है, तो कितना डिक्रीज हुआ उसका सेविंग, 100। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7,000 रुपए। तो दोनों को इक्वेट किया, आपकी मानने के अकॉर्डिंग 100 यूनिट इनकम डिक्रीज हुआ, सेविंग डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7,000 रुपए डिक्रीज हुआ है। मतलब आपका माना हुआ 100 यूनिट 7,000 रुपए के बराबर है। तो आपका माना हुआ एक रेशियो कितना होगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए 100 से, 70 रुपए होगा। तो आपके मानने के अकॉर्डिंग कितने रेशियो, कितने यूनिट आपकी सैलरी थी बढ़ने के बाद आपके परिवार की, मेरे परिवार की, जो अरविंद की परिवार की, मेरे परिवार की नहीं अरविंद के परिवार की 1000 थी, और एक रेशियो की वैल्यू 70 रुपए आ रहा है। तो 1000 रेशियो बढ़ने के बाद जो सैलरी होगी मानने के अकॉर्डिंग एक्चुअल में कितना होगा, तो 1000 इंटू 70 इज इक्वल टू 70,000 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगोज इज 40% of the cost of the fresh fruit themselves. The cost of mangoes increased by 30%, but the cost of packaging decreases by 50%. Decreases by 50%. Okay, 50%. Then the percentage change of the cost of packed mangoes. If the cost of packed mangoes is equal to the sum of the cost of fresh mangoes and cost of packaging. अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मतलब बोला गया है कि आम को पैक करने का जो खर्चा आता है वो जो फ्रेश आपका आम होता है उसके 40% के बराबर है। मतलब अगर आम खरीद करके उसको पैक करेंगे, मार्केट में गए आम खरीदे उसको पैक किया फिर बेचना है आपको, तो मार्केट से जिस रेट पर आप खरीदोगे आम को, उस रेट पर जितना रुपए का खरीदोगे
उसके 40% के बराबर आपको खर्च करना पड़ता है उसको पैक करने में, और जब पैक हो जाता है तो फिर बेचा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि पैकिंग के बाद का अमाउंट कितना रुपया खर्च हो गया पैकेज पैक करने के बाद, तो पैक करने के बाद खर्च होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कितना का खरीदा था और प्लस उसका 40% और उसको पैक करने का खर्चा, दोनों मिलाकर के जो होगा वो होगा पैक करने के बाद का टोटल आपका खर्चा। तो ये क्वेश्चन है कि एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो ताजा आम है उसका जो कास्ट है, जो क्रय मूल्य पड़ता है, उसके 40% के बराबर खर्चा पड़ता है उसको पैक करने का। और बोला गया कि जो आम खरीद रहे थे तो जो आम का रेट था, जो क्रय मूल्य था वो 30% बढ़ गया, और जबकि पैकिंग का खर्चा 50% घट गया। तो बताना यह है कि पैक्ड मैंगोज का जो खर्चा था, वो जो कॉस्ट था वो पहले से कितना परसेंट बढ़ गया या घट गया, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ। और ये बोला गया जो अभी मैंने बोला कि जो पैक्ड मैंगो का खर्चा होगा, पैक करने के बाद जो खर्चा टोटल होगा वो खर्चा होगा आम का खर्चा प्लस उसको पैक करने का खर्चा, जो कि आम के खर्चे का 40% है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ अलग नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस इनकम एक्सपेंडिचर के जगह पर और सेविंग की जगह पर थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जा रहा है। और ये किस तरीके से बोला जा रहा है वो आप क्वेश्चन का जब हम फिगर बना के दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि एक आदमी जो है वो आम खरीदता है, तो ताजा आपका मैंगो होगा, ताजा मैंगो होगा मतलब आम खरीदने जाओगे, आम खरीदा, फिर आम को खरीदने के बाद उसकी पैकिंग होगी, और पैकिंग होगी तो बोला यह गया कि ताजा आम खरीदो फिर उसकी पैकिंग करो, और उसकी पैकिंग जब हो जाएगी तो पैकिंग करने के बाद पैकिंग का कॉस्ट आएगा, पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट ऑफ पैकिंग और इजिकल टू फ्रेश मैंगो प्लस कॉस्ट ऑफ पैकिंग इजिकल टू आपसे बोला गया पैक्ड मैंगोज, यानी पैक करने के बाद जो आम का खर्चा टोटल आया वो ये आपका टोटल खर्चा, पैक्ड मैंगोज मतलब टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, जो आम खरीदोगे प्लस उसको पैक करने का खर्चा, दोनों मिला करके जो खर्चा आएगा वो टोटल कॉस्ट है, यानी पैक्ड मैंगोज का कॉस्ट। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो उसका पैकिंग का खर्चा है, जो आम का मूल्य होगा खरीदते टाइम, जितने रुपए का आप आम खरीद करके लाते हैं उसके 40% के अमाउंट के बराबर उसको पैक करने में लगता है, और 40% पैकिंग का खर्चा आता है। मतलब अगर ताजा आम खरीदते हैं 100 रुपए का, अगर मैं 100 रुपए का, क्योंकि परसेंटेज की बात की जा रही है तो हम 100 के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर ताजा आम खरीदते हैं 100 रुपए का तो उसको पैकिंग करने में लगेगा कितना, जितने रुपए का खरीदा था उसका 40% यानी 100 है तो ये कितना होगा 40, यानी टोटल खर्चा कितना आया तो आप कह सकते हैं 140। टोटल खर्चा कितना होगा 140। अब बोला गया अब आपसे बोला गया है कि उसका जो खर्च आम का जो मूल्य था, ताजा आम खरीदने गए थे वहां पर आम का मूल्य 30% बढ़ गया है। अगर 30% बढ़ गया तो 100 से 30 बढ़ गया तो बताइए कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं 130 हो गया। और जबकि पैकिंग का खर्चा 50% घट गया है, और जबकि पैकिंग का खर्चा 50% घट गया है तो इसका 50% कितना आएगा 20। अगर ये 20 घट गया, सॉरी प्लस नहीं माइनस, अगर ये 20 घट गया तो बचा कितना 20 घट गया तो बचा कितना 20। यानी अब आपका टोटल पैक करने के बाद टोटल कॉस्ट कितना आया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 30% मैंगो का दाम घट गया और उसका कॉस्ट पैकिंग का था वो 50% क्या हुआ डिक्रीज हो गया। ये बढ़ा था, ये डिक्रीज हुआ था, घट गया था 50%, 20 घटा 20 बचा, यानी अब कितना हुआ टोटल खर्चा तो 150। तो आप कह सकते हैं पहले आपका पैकिंग के बाद जो खर्चा था 140 था और अब आपका पैकिंग के बाद खर्चा कितना 150। जब आप ताजा फल का जो रेट था, कॉस्ट था, वो आप 100 मानते हैं तो ये कंडीशन आ रही है। और आपसे बोला गया देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज। पैक्ड मैंगोज की कॉस्ट में कितने परसेंट का चेंज हुआ, पहले 140 था और दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं तो 150 आता है, तो कितना 10 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, डिक्रीज हुआ किससे 140 से। कितना परसेंट है इंटू 100 या फिर 1/14 अगर आपको याद हो तो 1/7%, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज को ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है और कैसे वो रिलेट है।
वो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला ही क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। तो ये कंसेप्ट है और आपको किस तरीके से रिलेट करना है, उसके लिए आपको बेसिक जो पॉइंट हैं, आपके जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटती हैं, उनसे रिलेट करके अगर सोचेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन घुमाया भी जाता है, लैंग्वेज बदली भी जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये घर के लिए बात ही नहीं करेंगे यहां पर कि आप घर पर अपने आराम से बैठ के करो और मैं बाद में बताऊंगा, इस क्वेश्चन को अभी बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है क्या, द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट formed individually 70% and 30% of the total cost, and the profit percentage is 14.28%, and the profit percentage is 14.28% of the raw material. If the cost of raw material increased, if the cost of raw material, यहां पर सिर्फ इंक्रीज की बात करेंगे, डबल लिख दिया, इंक्रीज बाई 20%, and the cost of manufacturing is increased by 40%, and the selling price is increased by 80%, then the new profit percentage is. अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप उस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आप घबरा जाएंगे यहां पर कि ये तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, इसमें प्रॉफिट भी, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया, प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ रहा है, उसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग, पता नहीं मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिर पता नहीं क्या घुमाया गया है। तो इन चीजों को नहीं समझना है, आपको समझना यह है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा एक एक स्टेप पढ़ते वक्त की क्या कंडीशन दी गई है और किस तरीके से रिलेट करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी सामान को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल यूज होता है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग बनाने में खर्चा आता है, तो टोटल कॉस्ट जितना भी पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर बनाना था, तो मार्कर बनाने के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये मार्कर बनाने के लिए पहले इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी कच्चा जो भी माल यूज होगा इसमें, तो रॉ मटेरियल पहले आप कलेक्ट करेंगे, खरीदेंगे, कहीं से लाएंगे, और लाने के बाद अब उसको बनाने के लिए आप, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोगों को लगाएंगे, मशीन यूज करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको पैकिंग करेंगे और इसको मार्केट में ले जाएंगे, तो मार्केट में तक पहुंचाएंगे, तो सारा खर्चा आपका देखा जाएगा, कुल कितना कॉस्ट हुआ। तो कुल कॉस्ट आपका होगा कि कितना इसके लिए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, कच्चा पार्ट था उसका, जिसको बनाने के लिए यूज होता है, उस रॉ मटेरियल को पहले कितना खर्च किया उस पर, और प्लस उसके बाद उसको बनाने में कितना खर्चा और लगा, दोनों मिलाकर के वो टोटल कॉस्ट होगा। और इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें 70% भाग है रॉ मटेरियल का खर्चा है और 30% उसको बनाने का खर्चा है। यानी टोटल कॉस्ट के बारे में बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें टोटल कॉस्ट है, एक तो आपका उसमें रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल, और प्लस उसको मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो बनाने का खर्चा और प्लस उसको, उसके लिए जो रॉ मटेरियल था, कच्चा पार्ट था, मटेरियल था, उसको खरीदने का जो खर्चा था, प्लस उसको बनाने का खर्चा बराबर टोटल कॉस्ट, बराबर टोटल कॉस्ट। अब आप देखिए बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें से रॉ मटेरियल का कितना पार्ट है, 70%, और मैन्युफैक्चरिंग पर कितना है, 30%, यानी टोटल 100% हो गया। तो 70 रुपए रॉ मटेरियल को लाने में, मतलब 70 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा होगा, तो बनाने में कितना खर्चा आया है, 30 रुपए, यानी टोटल कितना खर्चा हो गया, 100 रुपए, टोटल खर्चा हो गया 100 रुपए। अच्छा, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, टोटल खर्चा हो गया 100 रुपए, और आपका इसमें सेलिंग प्राइस की भी बात की गई है, सेल कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात की गई है, मतलब हम बात कर रहे हैं सेल करने की, सेल करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट जो आपका परसेंटेज होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो अगर टोटल कॉस्ट जो पड़ी है उससे ज्यादा होगा तो उसी पर कैलकुलेट होगा, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर बोला गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है मतलब आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए कि अगर ये 70 है, ये 30 है, ये 100 है, और बोला गया है कि जब आपका 70% आपका उसमें से रॉ मटेरियल का खर्चा है और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 30 रुपए, यानी टोटल कॉस्ट आ गया 100 रुपए, और ये बोला जा रहा है कि और उसको सेल कर रहा है जब बनाने के बाद, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है
14.28%। 14.28% को लिखता है, ऐसे भी लिखते हैं 14 और 2/7%, और अगर कैलकुलेट करें तो ये 1/7 आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर क्या ध्यान देने वाला है कि जो उसका प्रॉफिट है 14.28%, दैट मींस 1/7, जो उसका प्रॉफिट 1/7 है वो किसका प्रॉफिट है 1/7, तो बताया गया था ऑफ द रॉ मटेरियल। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जो रॉ मटेरियल का खर्चा था, जो रॉ मटेरियल का खर्चा था उसका 1/7 के बराबर उसका प्रॉफिट है। तो उसका प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 14.28%, मतलब 1/7, लेकिन किसका, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा उसका, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 70, यानी हम कहेंगे कि 70 का 1/7 उसका प्रॉफिट है, और 70 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 10। अगर उसका 10 प्रॉफिट है तो 100 उसका टोटल कॉस्ट था, 10 प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। सेलिंग प्राइस कितना था, तो हम कहेंगे 110 था। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अच्छा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 20% बढ़ गया, रॉ मटेरियल था इसका कॉस्ट 20% बढ़ गया, 20% बढ़ा देते हैं, 20% कितना आएगा इसका, 20% 1/5 14 आएगा। अगर 14 बढ़ गया और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना बढ़ा है, एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीज्ड बाय 40%, इसका 40% कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट करना 12 आएगा, यानी 14 ये बढ़ा 12 ये बढ़ा, 14 और 12 कितना बढ़ा 26 बढ़ा, तो 100 था तो हम कह सकते हैं आप कितना हो जाएगा 126। और नहीं पता चल रहा तो आप इसको बढ़ा के देख लो, 70 से इतना बढ़ाया तो 84, और 30 से 12 बढ़ाया तो 42, और इन दोनों को मिला के जो आएगा देख सकते हैं कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 126। अब जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 126 आ रहा है। अच्छा, अगर अब कॉस्ट प्राइस 126 आ रहा है और आपको यह भी बोला गया है जबकि उसका सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 80%, जो सेलिंग प्राइस था वो 40% बढ़ गया है। अच्छा, अगर 110 का 40% निकालें तो कुछ ऐसे ही निकालते हैं जैसे भी निकालते होंगे। 40% निकालने के लिए 10% का 4 गुना, 10% कितना होगा 11, 4 गुना कितना होगा, तो 11 का 4 गुना कितना होगा, 40% नहीं 80% बढ़ा है, 80% बढ़ा है, तो 110 का सेलिंग प्राइस अगर 80% बढ़ा, मतलब 110 सेलिंग प्राइस था तो उसका 80%, यानी कितना आएगा 88। या फिर ऐसे सोचो कि 80% का मतलब हुआ इसके 10% का 8 गुना, और 10% 110 का कितना हुआ 11, तो 8 गुना कितना होगा 88। अगर ये 88 बढ़ गया तो कितना हो गया 198। अब सेलिंग प्राइस जो नया है वो 198 हो गया है, और टोटल कॉस्ट अब कितना पड़ रहा था 126। कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं बोलेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है, खर्चा आ रहा है टोटल 126, सेल कर रहे हैं टोटल 198 में। अब तो बताइए कितना, माइनस करते हैं, 8 से 6 गया 2, और 19 से 12 गया 7, 72 का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर उसको 198 में, जबकि उसका कॉस्ट है 126, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 72, कितने पर 126 पर इंटू 100, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और ये अगर कैलकुलेट करते हैं 6 से 12 और 6 से डिवाइड करें 21, यानी ये गया 4 बार और ये गया 7 बार, 3 से डिवाइड करें तो 4/7। अच्छा, 1/7 कितना होता है, 1/7 आपने अभी यहां पर कैलकुलेट करके दिखाया भी है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा 1/7, ये होता है 14/2/7, और यहां पर आपको कितना निकालना है, तो 4/7 इंटू 100, तो इंटू 100 करो या ना करो, आप यहां से देखेंगे कि 4/7 अगर निकालना है, 1/7 का 4/7 कितने गुना है 4 गुना, तो इसका 4 गुना करते हैं, यानी 14 का 4 टाइम्स कितना हुआ 56, और प्लस 2/7 का 4 टाइम्स कितना होगा 8/7, और ये अगर डिवाइड करें तो एक बार कंप्लीट जाता है, बचता है 1/7, यानी 56 + 1, तो आप लिख सकते हैं 57 होल 1/7% का प्रॉफिट होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब आपको जो क्वेश्चन बस आज की क्लास में किया, वहां पर मैं बस आपको यह समझाने की बात कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक रट्टा मार लें, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चन ही बन सकता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर। तो वो कॉन्सेप्ट जो आप यूज कर रहे हैं वहां पर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करेंगे तो अलग तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना होगा। अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ में नहीं आ रहा तो आप करोगे क्या, नहीं आप निकाल सकते आंसर, वहां पर आपको लगेगा क्वेश्चन टफ है,
इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आप अगर नए तरीके की लैंग्वेज यूज हुई दिख रही है तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आपके आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका आंसर आएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।